सड़क पर अपनी बाइक के पास खड़ा एक 25 साल का लड़का, चारों तरफ लोग, पुलिस भी मौजूद, और अगले ही पल वो अपनी बाइक से पेट्रोल निकालता है, खुद के ऊपर उड़ेलता है और खुद को आग लगा लेता है। लोग चिल्लाते रह जाते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 24 घंटे बाद उस युवक की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया। परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल को फेज में संसद का सत्र रोकना पड़ा, सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, विपक्ष प्रधानमंत्री पर टूट पड़ा, सरकार बैकफुट पर आ गई, और जिस नेता को कुछ महीने पहले युवाओं ने सिर आंखों पर बैठाया था, आज वही नेता अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक युवक की मौत की नहीं है, ये कहानी है बेरोजगारी की, कर्ज की, सरकारी सिस्टम की, और उस गुस्से की जो अब पूरे नेपाल में विस्फोट बन चुका है। आखिर कौन था गणेश नेपाली? उसने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, और कैसे उसकी मौत नेपाल की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई? 10 जुलाई काठमांडू की सुबह, हर दिन की तरह लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। पासपोर्ट विभाग के बाहर भीड़ भी लगी हुई थी। इसी भीड़ में 25 साल का एक युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा। नाम था गणेश नेपाली। गणेश कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा कारोबारी नहीं था, वो एक साधारण युवक था जो राइड शेयरिंग ऐप के लिए बाइक चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। यानी अगर बाइक नहीं चलेगी तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन उस दिन उसकी बाइक ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। पासपोर्ट विभाग के बाहर पुलिस ने उसकी बाइक के पहिए पर क्लैंप लगा दिया। आरोप था कि बाइक गलत जगह खड़ी की गई थी और रास्ता बाधित कर रही थी। गणेश ने पुलिस से कहा, साहब, यही मेरी रोजी रोटी है, लेकिन कथित तौर पर उसकी बात नहीं सुनी गई। 1000 नेपाली रुपए के जुर्माने को लेकर उसकी पुलिस कर्मियों से काफी देर तक बहस हुई। बहस धक्का मुक्की में बदल गई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया। गणेश अपनी बाइक के पास गया, टंकी खोली, पेट्रोल निकाला और खुद पर उड़ेल दिया और आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में वो आग का गोला बन चुका था। लोग भागे, पानी लाया गया, आग बुझाई गई, लेकिन तब तक उसका शरीर 60% से ज्यादा जल चुका था। गणेश को तुरंत काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 24 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल कहानी अब शुरू होती है। क्योंकि गणेश ने आत्महत्या क्यों की, इसका जवाब सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं थी। गणेश नेपाल के मुगु जिले का रहने वाला था, नेपाल का सबसे पिछड़ा इलाका। उसके पिता छोटे किसान, मां सरकारी पेंशन पर निर्भर, घर की आर्थिक हालत बेहद खराब। गणेश अपने सपनों के लिए काठमांडू आया, लेकिन उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। उसने राइड शेयरिंग ऐप के लिए बाइक चलानी शुरू कर दी, लेकिन वो बाइक भी उसकी अपनी नहीं थी। उसने लोन पर खरीदी थी, हर महीने किस्त भरनी पड़ती थी। बड़े भाई मदन नेपाली बताते हैं कि अगली ईएमआई भरने की तारीख बहुत करीब थी। अगर बाइक जब्त हो जाती तो कमाई बंद, कमाई बंद तो ईएमआई बंद, ईएमआई बंद तो बैंक का नोटिस, और फिर पूरा परिवार भूखा। यानी एक क्लेम सिर्फ बाइक पर नहीं लगा था, उसे लगा उसकी पूरी जिंदगी पर ताला लग गया है। गणेश और उसका बड़ा भाई दोनों दलित समुदाय से आते थे। भाई सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुका था, लेकिन डिग्री होने के बावजूद उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। दोनों भाइयों का सपना था, पैसे जोड़ेंगे, पहले खाड़ी देश जाएंगे, फिर जापान या दक्षिण कोरिया। क्योंकि नेपाल में नौकरी नहीं थी, भविष्य नहीं था, लेकिन उस सपने से पहले ही जिंदगी खत्म हो गई। गणेश की मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई, वीडियो वायरल होने लगे। लोगों ने कहा यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, पूरे सिस्टम की हत्या है। फिर काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए।
सरकार के खिलाफ नारे, पुलिस के खिलाफ गुस्सा और विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि संसद का सत्र स्थगित करना पड़ा। इस घटना की सबसे बड़ी वजह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जिस युवा वर्ग ने बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया, वही युवा आज उनके खिलाफ खड़ा दिखाई देने लगा। यही वजह है कि यह विरोध सरकार के लिए राजनीतिक संकट बन गया। बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन शाह कहते हैं, एक रैपर, एक इंजीनियर और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरा। उन्होंने पुरानी पार्टियों को चुनौती दी, युवाओं से कहा मैं सिस्टम बदलूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, नई राजनीति लाऊंगा, और यही वजह रही कि जेनजी ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी स्टाइल, उनका काला चश्मा, उनकी बेबाक भाषा सब युवाओं को पसंद आई। लेकिन आज वही काला चश्मा विपक्ष के निशाने पर है। सरकार समझ चुकी थी कि मामला अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं रहा, इसीलिए ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। गणेश की पत्नी एक माया परियार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान, 2 साल की बेटी की पढ़ाई सरकार उठाएगी। एक माया गर्भवती है, उन्हें तुरंत नागरिकता प्रमाण पत्र भी दे दिया गया ताकि सरकारी मदद मिल सके। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी स्तर की 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आने लगी कि सरकार गणेश नेपाली को शहीद का दर्जा देने पर विचार कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, गणेश की मौत सिर्फ चिंगारी थी, असल बारूद पहले से जमा था। सरकार के कई फैसलों से लोग पहले से नाराज थे, जैसे ट्रेड यूनियन और छात्र संगठनों को भंग करने के फैसले, संसद में पर्याप्त बहस के बिना अध्यादेश लाने के आरोप और काठमांडू में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसमें हजारों परिवार प्रभावित हुए। यानी गुस्सा पहले से था, गणेश की मौत बस उस गुस्से का विस्फोट बन गई। जब पशुपतिनाथ मंदिर के पास गणेश का अंतिम संस्कार हुआ तो सिर्फ परिवार ही नहीं पहुंचा, उन परिवारों ने भी श्रद्धांजलि दी जो सरकारी कार्रवाई में अपने घर खो चुके थे। 700 किलोमीटर दूर से उसके बूढ़े माता पिता, लेकिन जिस बेटे को उन्होंने बेहतर जिंदगी के लिए शहर भेजा था, वो लड़का चिता पर लेटा था। नेपाली कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सीधा हमला बोला। संसद में सांसद बसाना थापा ने कहा, अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री अपना काला चश्मा उतारें और जनता की तकलीफें देखें। यह बयान पूरे नेपाल में वायरल हो गया। दूसरी तरफ गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष एक दुखद घटना पर राजनीति कर रहा है और युवाओं को भड़का रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अगर उस दिन गणेश की बात थोड़ी देर और सुनी जाती तो क्या एक 25 साल की जिंदगी बच सकती थी? क्या एक बाइक, एक क्लैंप और एक बहस किसी इंसान की मौत की वजह बननी चाहिए? या असल जिम्मेदार वो व्यवस्था है जहां एक युवक को लगता है कि उसकी बाइक छीन गई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज नेपाल में गणेश नेपाली सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हजारों बेरोजगार युवाओं, कर्ज में डूबे परिवारों और सिस्टम से नाराज लोगों का प्रतीक बन चुका है। अब देखना होगा क्या सरकार इस गुस्से को शांत कर पाती है, या यही गुस्सा आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति की दिशा बदल देगा। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक दुखद आत्महत्या थी या सिस्टम की बड़ी नाकामी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।